ये हमारे टॉपिक हैं। पहला, ओवर पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब बेटे हम अपने कंट्री के रेफरेंस से बात करेंगे। हमारी जो 2014 और 15 के अदाद-ओ-शुमार हैं, इनके मुताबिक हमारी जो आबादी है पाकिस्तान की वो 18 करोड़ 90 लाख तब के हिसाब से। लेकिन तब सोचा ये गया कि इस डेकेड के एंड तक हमारी आबादी जो है पाकिस्तान की वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अब ये जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है ये मुख्तलिफ मसाइल को जन्म देती है। अब इस ग्रोथ इन पॉपुलेशन की वजह से मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। सबसे पहले बेटे जो एरिया फॉर रेजिडेंस है उसमें कमी, आपके फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी, आपकी जो डिजीज़ हैं ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से इलाके उनमें इजाफा, जो फैसिलिटीज़ हैं मतलब हॉस्पिटल्स उनमें कमी, आपके स्कूल्स उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। पॉपुलेशन जहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ने की गुंजाइश है, अगर उस एरिया के 2000 बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्कूल, बिल्डिंग, हर चीज़ की कमी। आपके जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं लाइक योर इकोसिस्टम वो तबाह हो रहा है। क्या हो रहा है? रिहायशी इलाका जात बनाने के लिए, टाउन्स और कॉलोनीज़ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, फॉरेस्ट जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। चूँकि नीड्स भी बढ़ गई, रेजिडेंशियल एरिया की भी ज़रूरत है, उस अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से शहर जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सहूलियात जो हैं वो कम होती जा रही। अब जो इलाके ओवर पॉपुलेटेड होते हैं वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। अब ये मोर्टेलिटी रेट्स क्यों बढ़ जाते हैं? और स्पेशली आपके लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। इन्फेंट्स शीर ख्वार बच्चे, गुर्बत की वजह से एक बात, ना माँ को वो उस लेवल का खाना मुयस्सर, ना वो नमू पाते बच्चे को उस लेवल के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं माँ के ज़रिए। अल्टीमेटली क्या होता है? शीर ख्वार बच्चे कमज़ोर और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, हम पहले कह चुके कि ये डिजीज़ एंड हॉस्पिटल, डिजीज़ बढ़ जाती हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होते हैं? मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। We have to check overpopulation, otherwise we will have to face huge problems because of our limited resources. अब इसका हल क्या है?
पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वी हैव टू चेक ओवर पॉपुलेशन, देयर शुड बी अ चेक ऑन ओवर पॉपुलेशन। वाई? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तमाम तरह के नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड है, और वो आपको पता है कि दे आर नॉन रीन्यूएबल, कि एक दफा खत्म हो गए वो दोबारा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 90s की बात है कि जब ये नेचुरल गैस मिलना शुरू हुई तो तब अंधाधुंध सप्लाइयां दी गई, इंडस्ट्रीज को सप्लाई दी गई, डोमेस्टिक जो थी वो सप्लाई दी गई। अब आप तो उस इरा में पैदा ही नहीं हुए, आपको क्या पता, आप तो पैदा ही बिजली और गैस की शॉर्टेज के इरा में हुए, आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं। हम सर 24 घंटे सुई गैस इंजॉय करते होते थे, 24 घंटे, सारा दिन सारी रात। और अब आपको पता है कि आप 2-2 घंटे की खुराक ले रहे हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम। और उन 2 घंटों में भी पहले कुछ जो मिनट्स होते हैं वो आपके जी अभी गैस आ रही है, और जो 2 घंटों के आखिरी कुछ मिनट्स होते हैं अब जी गैस जा रही है, इसलिए प्रेशर नहीं है। अब हुआ ये है कि ओवर पॉपुलेशन और अनप्लैंड उसकी सप्लाई जो थी उसकी वजह से अब हम शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। पहले कहा यह जाता होता था कि हमारे पास इतनी कि नेचुरल गैस मौजूद है कि हम जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें ये ख़त्म नहीं होगी, और अब हर हुकूमत ये रोना रो रही होती है कि हम गैस इंपोर्ट नहीं कर सके थे, या वो फलां ने महंगी इंपोर्ट कर ली इसलिए जो है वो अब गैस महंगी। एक्चुअली हम अपनी तकरीबन ख़त्म कर चुके, और अब जितनी भी चल रही है हमारी, आप कह लें डोमेस्टिक लाइफ जो है वो इंपोर्टेड गैस पे चल रही है, जिस वजह से हमें वो पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, मिल भी पूरी नहीं रही। अब वजह क्या है? वजह ये हमारी अनप्लैंड, एक तो ओवर पॉपुलेशन और दूसरा हमारे उन रिसोर्सेज का प्लैंड यूज जो है वो नहीं हो रहा। अब इसी जो इनके आप कह लो इफेक्ट्स हैं, उनमें आपके फ्यूल्स का बर्न जो है, मसलन गैस की तो हमने बात कर ली, आपका पेट्रोल, डीजल, आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं अब वो सारी की सारी भी इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर चल रही हैं, तो वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इसका हल पहला, देयर शुड बी अ चेक ऑन ओवर पॉपुलेशन, एंड दूसरा पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स और इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लोगों को एजुकेट किया जाए कि ज़्यादा आबादी के क्या खतरात हैं। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन टू मैच ओवर रिसोर्सेज। ये बात वही है, अब हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आप क्या कह लो कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, पैदाइश नहीं होती रहनी चाहिए, और साथ रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, आज का हमारा दूसरा टॉपिक बेटे, एक अहम बीमारी, दैट इज एड्स। असल में ये एक बीमारी नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम। अब सिंड्रोम किसे कहा जाता है? सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। अब ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो है ये कैसे ग्रुप ऑफ डिजीजेस कहलाता है? सर इसमें होता क्या है, बेसिकली इस मुखफ़फ़ को हम अलग-अलग देखें। इट इज अ
acquired human immunodeficiency syndrome. Acquired ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बेटे इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपना काम करने में डेफिशिएंट हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करने में डेफिशिएंट हो जाता है। अब होता ये किस वजह से है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो वायरस है बेटे, बेसिकली इसका स्प्रेड कैसे है, ये कैसे हम तक पहुंचता है? ये सबसे पहले अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से। ये जो पेशावर सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं उनके अनसेफ सेक्स की वजह से ये वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मुंतकिल होता है। फिर दूसरा बड़ा सोर्स इसका ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनसेफ ब्लड। अब ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा आपके लेवल तक इसको रहने के लिए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनसेफ ब्लड जो है, एक पर्सन का ब्लड लिया, चेक नहीं किया कि इसको एड्स है या नहीं, वो एज सच दूसरे बंदे को ट्रांसफ्यूज कर दिया। अब उसमें कोई चांस बाकी ही नहीं बचता कि जिसको ब्लड लग रहा है उसको एड्स नहीं होगा, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ हमारे जिस्म में मुजाहमत नाम की कोई चीज नहीं मौजूद होती। उस बंदे को जिसको वो ब्लड लगेगा, रेसिपिएंट जो है उसको, अब इसकी जिम्मेदार टोटली हम हैं। ये सारे काजेज हमारी वजह से ही हैं। अब इसमें कैसे कि जब भी बेटे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है किसी को, तो उसमें डोनर और रेसिपिएंट इनके कुछ प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट किए जाते हैं। अब उन प्रॉपर टेस्टिंग ना होने की वजह से बीमारियां एक से दूसरे में मुंतकिल हो रही हैं। अब डोनर जो है इसका सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, रेसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, दोनों सेम है। उसके बाद इस डोनर की HB देखी जाएगी कि इसकी अपनी HB ठीक है, ये इस काबिल है कि ये ब्लड दे दे। फिर उसके बाद इसकी वायरल स्क्रीनिंग की जाती है फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए, और उसमें HCV, हेपेटाइटिस C, HBsAg मतलब हेपेटाइटिस B के लिए, VDRL और HIV। अब इस डोनर के ये टेस्ट भी परफॉर्म होंगे। अब ये वो बीमारियां हैं बेटे कि जिसमें बचने के चांसेस नहीं है। आपने जो ही रेसिपिएंट को खुदा ना खास्ता इनका पॉजिटिव ब्लड लगा दिया, वो रेसिपिएंट को बीमारी हो जाएगी सूनर और लेटर। अब उसमें उसकी कोई भी गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं बचती। अब उसमें जिम्मेदारी, जैसे मेरा साथ साइड काम है कि हमारी भी आती है। हमारी किस तरह से, मतलब ये मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं
वो बजाय गाइड करने के वो कंप्रोमाइज करते हैं। वो कंप्रोमाइज कैसे करते हैं? हमारे बहुत सारे साथी क्रॉस मैच के नाम पे सिर्फ ये 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डोनर का ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप। 300 दे दें जी, क्रॉस मैच हो गया, और खुशी खुशी अगला बंदा भी कि मेरा थोड़े पैसे कम हो गया, दे के फारिग। नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो अपना होगा वो ये 2 टेस्ट साथ कर लेगा डोनर के। 500 दे दे जी, क्रॉस मैच हो गया, वो भी खुश। और थोड़ा सा अल्लाह का खौफ रखने वाला बंदा कोई भी, वो जब साथ कहेगा कि जी क्रॉस मैच जो है वो उसमें आपके डोनर के ये टेस्ट भी होने हैं और आपके पैसे ज्यादा बनते हैं, आपने ज्यादा पे करने हो, कहते तू चोर है। नहीं, इदां दे हुंदा ही नहीं। फलाना 300 लैंदा, फलाना 500 लैंदा, चल तू ज्यादा तो ज्यादा 700 ले ला, ठीक है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी शामिल है। फिर इसके बाद ये सिर्फ स्क्रीनिंग हुई है डोनर की और रेसिपिएंट की। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि जो सेल्स हमने इंट्रोड्यूस करने हैं रेसिपिएंट के अंदर, चाहे ब्लड ग्रुप सेम है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है उस रेसिपिएंट के अंदर। क्रॉस मैच बेसिकली वो है, ये अभी स्क्रीनिंग है। अब उस क्रॉस मैच के अंदर जो डोनर है उसके सेल्स को 3 दफा वॉश करने के बाद रेसिपिएंट के सीरम के साथ मिला के देखा जाता है। अगर खुदा ना खास्ता वो क्लम्प बन जाए तो वो क्रॉस मैच ओके नहीं है। ये सारी चीजें अगर ठीक भी हैं तो वो डोनर उस रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता। तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में आपके जहां पे ब्लड लग रहा है, अगर खुदा ना खास्ता वो क्रॉस मैच नहीं हुआ, बाजू रेड होना शुरू हो जाएगा, या हल्की सी खारिश होगी, या हल्की सी जलन होगी, यहां से लेकर जान जाने तक, मतलब इसके दरमियान में कुछ भी हो सकता है। अगर तो जान चली गई तो फिर हमारे पास खास तौर पे लेबॉर्ट्री वालों के पास अच्छा बहाना होता है कि अल्लाह लो आई सी। वो बेचारे तो थोड़ा सा तो खुद ही ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं, अटेंडेंट जो होते हैं, कि बस अल्लाह लो आई सी की चला गया। ब्लड लगने के बाद पहलो चंगा भला सी, ब्लड लगन तो बाद बेचारा अल्लाह ने प्यारा हो गया। बेसिकली ये नहीं हुआ था। वो 300-500 वाला फिर वो मेहनत नहीं करता सर। मैंने आपको लाख दफा कहा है कि पेड काम ही सारे होते हैं, जो फ्री वाले होते हैं फरिश्ता कोई भी नहीं है, सारे ही अपने साथ पेट लेके आए हुए हैं, वो नहीं होगा। अच्छा, अगर खारिश खुरिश हुई है, जलन हुई है, रेडनेस हुई है, जिस्म पे स्पॉट बने हैं, तो फिर भी जो लगाने वाला अमला है ब्लड, वो कहेगा लेबॉर्ट्री वाले ने ठीक नहीं दिया था। लेबॉर्ट्री वाला कहेगा नहीं नहीं, उन्होंने लाया तेज होना या लाया ठंडा होना, वो इसलिए हुआ है। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो डोनर का ही। खैर, मैं कह रहा था कि ये टॉपिक बहुत लंबा है। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो भी इस HIV का, ना सिर्फ HIV का बल्कि ये तमाम जो इसके काजिज हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तमाम के काजिज हैं, और उनमें ये सारी शामिल हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये आपके बार्बर शॉप्स, हमारे नाई हजरात, ये इन चीज़ों के फैलाने का बड़ा अच्छा सबब है, एक बहुत बड़ा काज है। ये जो लोग बाहर से शेव्स करवाने के शौकीन या कटिंग्स करवाने के शौकीन, अब उनमें क्या होता है, खुदा ना खास्ता आपको कोई कट लगा और वो उस औजार से लग गया जो आपसे पहले किसी HIV पेशेंट या हेपेटाइटिस C के पेशेंट या B के पेशेंट पे इस्तेमाल हो चुका है। मैं जा रहा हूं, मैं हमाम में जा रहा हूं, मेरी स्क्रीनिंग तो नहीं हो रही,
उसको तो नहीं पता मुझे कोई बीमारी है या नहीं है, उसने वही औजार इस्तेमाल करने। नेक्स्ट पर्सन आया, उसकी स्क्रीनिंग तो नहीं हो रही कि इसको एड्स है कि नहीं है, इसको हेपेटाइटिस बी सी है या नहीं है, इसको सोजाक है या नहीं है। मेरे साथ जो औजार इस्तेमाल हुए हैं वही नेक्स्ट पर्सन पे इस्तेमाल होने, और खुदा न खास्ता कट लग गया। कट जब लग जाता है तो वो आपके फ़ौरन ब्लड के साथ कांटेक्ट होता है और उससे फ़ौरन जो है वो जरासीम अगले बंदे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें जिस हद तक हो सके ये निज़ाम घरों में, और नहीं तो अपनी एक एक पर्सनल किट रखें। ये इन बीमारियों से अवॉइड होने की एक आप कह लें एहतियाती तदाबीर में से एक तदाबीर है। आप अपनी किट रखें, उसमें होता क्या है, आपके रेजर हैं, आपकी कैंचियाँ हैं, आपके कंघे हैं, वो साथ ले जाएं, उस बंदे को दे देंगे यार इससे मेरे बना दें, फिर उसको साफ सुथरा करें, अपने बैग में डालें, उसे वापस ले अपने साथ। और खुदा न खास्ता अगर उसको खुद है तो फिर तो वो हर एक को बांट रहा है ना, क्योंकि बेर हाथों से ही वो काम कर रहे होते हैं सारा, ग्लव्स पहन के तो नहीं करते अमूमन, तो वो बीमारी नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हैं। फिर तीसरा ये अंश, जो बार बार इस्तेमाल करने वाली सिरिंजेस हैं या सर्जरी के आलात, बेसिकली सिरिंजेस जो हैं ये तो एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद ख़त्म, इनको डिस्कार्ड किया जाता है। और जो सर्जरी के औजार होते हैं उनको एक दफ़ा एक सर्जरी एक पर्सन पर इस्तेमाल होने के बाद इनको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव जो है वो उसे हाई टेम्परेचर पे और अंडर हाई प्रेशर जो है उनको स्टीम के साथ पहले अच्छी तरह धोने के बाद ऑटोक्लेव के अंदर रखा जाता है। फिर उनकी जरासीम जो हैं वो स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस, ऑटोक्लेव जिसे हम कहते हैं, उसमें रख के किया जाता है ताकि तमाम जरासीम उसके साथ लगे ख़त्म हो जाएं और नेक्स्ट सर्जरी के लिए वो इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें बेसिकली सारी जिम्मेदारियां हम इंसानों की ही हैं, जो हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी, और ये जो वर्कर्स हैं इनकी, और आम कम्युनिटी, आम सोसाइटी जो है उस पे ये सारी की सारी बातें जो हैं वो लागू होती हैं। और इसके स्प्रेड में कोई एक वाहद पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तमाम के तमाम जो हैं हमारा बीइंग सोसाइटी रोल होता है इसकी स्प्रेड में। अब इसमें हमने नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। इसमें होगा क्या कि वायरस जब किसी भी जरिया से हमारे जिस्म में दाखिल हो चुका, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट डिस्ट्रॉय इम्यून सिस्टम। अब बेटे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, मदाफती निज़ाम जो है, वो बेसिकली मुश्तमिल होता है किन पर? वाइट ब्लड सेल्स पे। वाइट ब्लड सेल्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स थे, वो बेजोफिल्स थे, वो आपके मोनोसाइट्स थे, वो आपके मैक्रोफेजेस थे, वो आपके लिम्फोसाइट्स थे। वो मुख्तलिफ तरह से जरासीमों को ख़त्म करते थे जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते थे। जब वाइट सेल ही हमारे डिफेक्टेड हो जाएंगे तो वो जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीमों को पहचानना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी, अब इसमें होता क्या है कि कोई भी बीमारी आपको लगी है वो आपके साथ अब ताहयात रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो HIV है दैट मे प्रूव फेटल, ये जानलेवा साबित होती है। और जानलेवा ये बजाते खुद नहीं बीमारी, इस कंडीशन में जब इसने इम्यून सिस्टम हमारा तबाह कर दिया, तब कोई भी बीमारी होगी तो वो हमारे साथ ही फिर जाएगी, क्योंकि हमारा मदाफती निज़ाम उसको ख़त्म नहीं कर पाता। गला ख़राब हो गया, वो गला ख़राब साथ ही चलेगा। अच्छा, अब अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है HIV का, अब ऐसा नहीं है कि उसके साथ सलाम लेने से, गले मिलने से, या आपको उसके साथ बैठ के खाने से वो एड्स हो जाएगा।
नहीं, जब तक ये सूरत हाल नहीं होगी, मतलब सिक्रीशंस उसकी आप तक नहीं पहुंचेंगी, या ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड आप तक नहीं पहुंचेगा, आपके साथ कांटेक्ट नहीं होगा, आपको एड्स नहीं होगा। इसलिए मतलब उसको अछूत समझ लेना, उससे किनारा कर लेना, उसको सोसाइटी के एक कोने में लगा देना, वो उसका हल नहीं है। एड्स ऐसे नहीं होता। उसकी केयर करना भी अब आप पे फर्ज है, लेकिन कुछ खास के मेयर्स के साथ। खास मेयर से मुराद अब ये जो तरीकेकार है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ये नहीं होने चाहिए। तो इससे फिर आप भी बचे रहेंगे और नेक्स्ट कम्युनिटी में स्प्रेड जो है वो भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब बेटे हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी रोल प्ले कर रही है। एक अदारा NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये आगाज किया गया। इसमें लोगों में आगाही मीडिया के जरिए, विजुअल्स के जरिए, ऑडियोज के जरिए, प्रिंटेड जो मटेरियल है उसके ज़रिए लोगों तक इसके मतलब आगाही और इसके जानने के लिए कि एड्स है क्या, होता कैसे है, आगाही के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए इस प्रोग्राम ने आगाज़ किया। फिर वेरियस NGO हम किसे कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये हर सूबे में पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन कोलैबोरेशन काम कर रही हैं और इन्हीं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रही हैं कि जो मरीज़ हैं उनको देखा कैसे जाए, जो अनएजुकेटेड लोग हैं इस बारे में उनको इसके बारे बताया कैसे जाए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें आगाही पैदा की जाए कि वो उसके मतलब जानना चाहें कि ये क्या चीज़ है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे इल्म होगा बेटे, उतनी ज़्यादा उसके मतलब एहतियात की जा सकती है। अब चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, एंड इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स। अब बेटे मैंने इस बात पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया है कि यहां पे सबसे बड़ी गलती हो रही होती है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो ज्यादा यूज्ड नीडल्स, यूज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। आपकी ये ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक से दूसरे बंदे तक सेफली ट्रांसफ्यूज होनी चाहिए, और उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि उसमें स्क्रीनिंग जो है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। जी बेटा, यहाँ तक मुझे बताओ कोई बात।